हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग का डिमांड था सर मैथ्स का ऑल फार्मूला का एक वीडियो, तो भाई मेरे आप भगवान का सुने हैं ना, कृष्ण भगवान और उनके भक्तों में क्या रिलेशन था? भाई भक्त का आवाज सुनते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह से मेरे भाई बिल्कुल आप मेरे भाई पुकारोगे और आप डिमांड करोगे और हम लेके नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना कि सर आप पढ़ाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। और ऐसा जिस दिन हुआ उस दिन तो सर धरती ही रसातल को चला जाएगा। तो बिल्कुल भैया जिस तरह से भगवान और भक्त का प्रेम स्नेह मतलब हर जगह वर्णन होता है, उसी तरह से बोर्ड कैरियर क्लासेज के बच्चे और मेरे भाई उनके गुरु अपने बच्चे के लिए अगर वो कुछ मांगे और वो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइए गुरुजी आज आप लोग का ये भी डिमांड हम पूरा करते हैं। तो भैया मेरे ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, आपको इस वीडियो से चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना करो, ये हम नहीं करें कि बिहार बोर्ड के लिए तो ये रामबाण होगा ही, लेकिन आप अगर अदर एग्जाम का भी तैयारी करते हो मेरे भाई तो ये आपको बहुत बढ़िया, आपको बोले तो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो आइए गुरुजी जब इतना इंपॉर्टेंट है तो भैया मेरे क्यों ना इसको धुआं धुआं कर दिया जाए। तो बिल्कुल यानी आप कह सकते हो कि संपूर्ण कंप्लीट फॉर्मूला आपको हम एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोग को अधिक से अधिक हर दोस्तों में हर रिश्तेदारों में शेयर कर देना है, क्योंकि आप अगर किसी ना किसी रूप में किसी का मदद करोगे तो भगवान आपको किसी ना किसी रूप में जरूर मदद करेगा, ठीक ना? इसलिए जो हो सके एकदम सभी का मदद करिए, क्योंकि मेरे भाई एक बात आपको दुनिया में ध्रुव सत्य मानना पड़ेगा कि पृथ्वी पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके एकदम दूसरे को क्या करिए, मदद करिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, ठीक ना? किसी भी चीज से आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब भी इंसान के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो चलिए गुरुजी ये सब बात में पहले करते हैं शुभारंभ। तो भैया मेरे अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंतिम में जरूर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना? और फिर किसका डिमांड हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्त, शुरू करते हैं। तो आइए मेरे भाई बिल्कुल आपका यानी 15 चैप्टर है 10th के मैथ में, और 15 चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट है धासु कंसेप्ट गुरुजी आपको हम वन वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। ओके सर, डन किया जाए। तो आइए गुरुजी क्या है मेरे भाई, थंबनेल से तो आप लोग को पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है गुरुजी, एकदम ध्यान से देखेंगे। होने वाला है मेरे भैया देखिए, यानी अगर आप बिहार बोर्ड 10th के हैं एग्जाम देने वाले तो भैया मेरे ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे हो मैथ्स में 100 में 100 तो भैया मेरे ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। कंप्लीट ऑल फॉर्मूला बिल्कुल एकदम, और ऐसा ट्रिक बिल्कुल मेरे भाई हॉट ट्रिक के साथ याद करवा देंगे, ठीक ना? आइए गुरुजी धुआं धुआं करते हैं। चलिए गुरुजी तो मुद्दा पे बात करेंगे, नो बकवास ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक है सर? तो आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है गुरुजी वास्तविक संख्या। कौन संख्या मेरे भैया? आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का वास्तविक संख्या, जिसको अपना लोग वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या को अपना लोग रियल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं। तो आइए गुरुजी आपके डिमांड पे चैप्टर वाइज आपका हम सारा फार्मूला धुआं धुआं करते हैं। तो पहला क्या है गुरुजी? आपका वास्तविक संख्या है गुरुजी, ठीक ना? बिल्कुल क्या है गुरुजी? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। भैया इसमें पहला फार्मूला क्या बनता है सुनिए। तो पहला बात इसमें कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा। यूक्लिड भाई एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो कहे थे मेरे भाई कि आपके पास दो संख्या है ए और बी, ठीक है सर? मान लेते हैं ए बड़ा है, अब बी क्या है? छोटा है। कंडीशन ए और बी कोई धनात्मक संख्या है जिसमें ए बड़ा है बी क्या है? छोटा है गुरुजी। तो भैया मेरे ए को बी से भाग करते हैं, तो मान लो भाग कितना बार में लग गया? क्यू बार में। शेषफल कितना बच गया? आर। तो भैया मेरे एक रिलेशन दिया, क्या है वो रिलेशन सर? आप इस ए को लिख सकते हो क्या? इस ए को लिख सकते हो, इस बी को क्यू से गुणा कर दो, शेषफल कितना जोड़ दो? आर। तो आपका मान किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर। यानी रिलेशन होता है गुरुजी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है सर? अब यहां से आप ये बात समझो, ए को गुरुजी क्या कहते हैं? ए को यहां पे कहते हैं भाज। क्या कहते हैं गुरुजी? ए को क्या कहते हैं? भाज कहते हैं सर। बी को कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं गुरुजी? भाजक, ठीक है सर?
क्यू को कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, क्यू को क्या कहते हैं भागफल, ठीक है सर। जो आर बचा उसको कहते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है सर। तो पहला रिलेशन आपको यही याद रखना है, इससे अपना लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं एचसीएफ। तो भैया क्या होता है रिलेशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपको ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल, आर को कहते हैं शेषफल। तो यहां से एक प्यारा रिजल्ट निकल के आया क्या सर। तो आप आज के बाद याद रखेंगे गुरुजी भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भैया, अगर कोई पूछे भाज्य बराबर क्या होता है तो आप कहोगे गुरुजी होता है भाजक, बोलो, गुना भागफल, अब प्लस का क्या कहोगे शेषफल। तो ये आपको कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट भी पूछ लेता है, देखिएगा उल्टा पुल्टा करके भी देगा, तो घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। तो क्या होता है गुरुजी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इस फॉर्मूला से अपना लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से अपना लोग मेरे भैया बेहतरीन ढंग से एकदम यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि पहला दो संख्या ए और बी है, ए और बी की जगह कोई संख्या रहेगा तो दो बड़ा होगा उसे छोटा वाला में भाग देना है और ये रिलेशन निकाल देना है। ओके ओके सर। इसमें एक कंसेप्ट और महत्वपूर्ण बनता है मेरे भैया, क्या बनता है गुरुजी, ध्यान से आप याद रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, बस काम का काम करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, काम का बात होगा गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है एचसीएफ किसका, वही दो संख्या का, और गुना क्या होगा एलसीएम किसका, वही दो संख्या का। यानी गुरुजी आज के बाद आपको यह भी याद रखना है क्या मेरे भैया कि दो संख्याओं का गुरुजी गुणनफल क्या होता है, आप कहोगे एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या होता है गुरुजी एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो भैया मेरे इस पे सवाल सब बनेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कहेगा एचसीएफ दिया है तो एलसीएम ज्ञात करिए, जो कि बोर्ड का ये खानदानी क्वेश्चन बनता है। तो ये सब भी क्वेश्चन अपना लोग को उड़ाना है, ठीक है सर। तो भैया मेरे जब दो संख्या को गुणनफल दिया है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो आप यहां से जो भी पूछे निकाल देंगे सर। मान लीजिए आपको एचसीएफ पूछेगा तो नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये गुना में किस में आ जाएगा, भागा में, तो यानी ए गुना बी अब बटेगा क्या हो जाएगा, आप कहोगे एलसीएम। ओके सर। फिर आपसे अगर एलसीएम भी पूछे तो निकाल सकते हैं सर, बताओ भैया एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे ए गुना बी अब बटेगा क्या हो जाएगा, आप कहोगे एचसीएफ। जो पूछे निकाल देना है। ओके सर, अरे बोल लो यस सर, बिल्कुल भैया। आपको एक रिजल्ट याद रखना है बस, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो तीन चीज है इसमें, तो तीन में हमेशा आपको दो दिया जाएगा और एक आपसे पूछेगा, धुआं धुआं कर देंगे यस सर। तो बिल्कुल भैया आपको याद रखना है ये रिजल्ट, ठीक है। चलिए तो क्या क्या बोले, पहला चैप्टर में आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से याद रखना है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है सर। जहां आर का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा और बराबर, लेकिन बी से क्या होगा छोटा। ये कंडीशन भी बहुत बार पूछा जाता है। रिलेशन याद रखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ओके सर, डन कर दिया जाए। तो भैया मेरे इस चैप्टर में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा क्या आएगा गुरुजी, दूसरा थोड़ा सा रहेगा मेरे भाई आपको इस चैप्टर में एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ यानी क्या, मॉस ऑफ फाइंड करना रहेगा, ठीक है सर। और दूसरा क्या एलसीएम यानी लॉस ऑफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भैया इस पे पूरा पार्ट बना दिए हैं आपको। इस चैप्टर में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। अगर हम बोले फर्स्ट चैप्टर में तो आपका एचसीएफ और एलसीएम से ही लगभग क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो भैया मेरे बिल्कुल आप अगर नहीं देखे हैं तो वन शॉट में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवा दिए हैं, आप इंजॉय के साथ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सर दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर अपना लोग का क्या है, तो दूसरा चैप्टर मैथ का है बहुपद। कौन है गुरुजी, दूसरा चैप्टर क्या है भैया, आप कहोगे बहुपद है सर। आइए गुरुजी काम का बात करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पोलिनिमियल, क्या कहते हैं भैया, बहुपद यानी क्या कहते हैं पोलिनिमियल, ठीक है सर। आइए इसके बारे में भी बताइए, जब बताना ही है तो गुरुजी धुआं धुआं करके बताइए। यस सर। तो सबसे पहले बहुपद यानी पोलिनिमियल का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, मानक रूप। क्या जानेंगे गुरुजी, बहुपद का क्या जानेंगे, आप कहोगे इसका सर मानक रूप बताइए। यानी बहुपद का क्या लिखेंगे गुरुजी, बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म,
कि कैसे कहेंगे कि बहुपद है और कैसे कहेंगे बहुपद नहीं है, यानी बहुपद का मानक रूप। भाई मेरे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिया गया आपका जो आइडेंटिटी है बहुपद है या नहीं है। तो गुरुजी अगर आपको दिखाई दे क्या p ऑफ x बराबर, ध्यान से देखो, a नॉट प्लस a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पे पावर 3, a4 x पावर 4, तो आपको कुछ दिख रहा होगा। सर यहां आप a0 लिखे तो क्या लिखेंगे x पे पावर 0, x पे पावर 0 का मान क्या होता है 1 ही होता है, तो ये कोई काम का चीज नहीं है। ठीक है सर, फिर यहां 1 लिखे, फिर यहां 1 लिखे तो x पावर भी क्या लिखे 1 लिखे, फिर 2 लिखे तो x पावर 2 लिखे, 3 लिखे तो x पावर 3 लिखे, 4 लिखे तो x पावर 4 लिखे, उसी तरह से a5 लिखे तो x पावर 5 लिखे। भैया मेरे उसी तरह से डॉट डॉट डॉट, अगर आप a20 लिखोगे तो x पे पावर 20 लिखोगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, उसी तरह से आप a50 लिखोगे तो x पे पावर 50 लिखोगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गुरुजी। उसी तरह से अगर हम an लिखे तो क्या लिखेंगे x पे पावर n। तो भैया मेरे सुन, अगर कोई पूछे कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है गुरुजी क्या, सुनो ध्यान से, a नॉट प्लस a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3, a4 x पावर 4, a5 x पावर 5 डॉट डॉट डॉट। अगर यहां an लिए हैं तो क्या आएगा, आप होगे x पे पावर n आएगा। तो भैया मेरे वो क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। कंडीशन याद रखना है, an बिलोंग्स टू रियल नंबर, an बिलोंग्स टू कैसा नंबर, रियल नंबर। और दूसरा याद रखिएगा n बिलोंग्स टू कैसा नंबर, होल नंबर। भैया आपको याद रखना है an जो होना चाहिए वो रियल नंबर, n जो होना चाहिए होल नंबर। यहां पे आपको हम एक बात बताते हैं, याद रखिएगा, अगर घात, घात क्या आ गया, अगर घात भिन्न में आ गया, किस में आ गया, भिन्न में, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर घात, मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट का बात है, किस में आ गया, ऋणात्मक, क्या आ गया गुरुजी, ऋणात्मक आ गया। अरे बोलो बोलो मेरे बच्चा, घात क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो वो बहुपद नहीं होगा। याद रखेंगे गुरुजी, यानी घात भिन्न में आ गया तो भी बहुपद नहीं होगा, घात ऋणात्मक आ गया तो भी बहुपद नहीं होगा। तो आपको मेरे भाई अगर कोई पूछे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो सबको बताना है मेरे भैया ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन क्या है कि घात कभी भी भिन्न नहीं होना चाहिए, घात कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब घात निगेटिव और भिन्न होगा तो बहुपद नहीं होगा। ओके, यस सर। उसके बाद आपको हम बताए थे गुरुजी एकदम ध्यान से कि बहुपद का वर्गीकरण। बिल्कुल भैया, आपको इस क्लास के बाद मेरे भाई आप 10 से 15 नंबर ऐसे उड़ा सकते हो। बहुपद का वर्गीकरण याद आया, तो बहुपद का वर्गीकरण गुरुजी अपना लोग 2 आधार पे किए थे, ठीक है। तो बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है सर, बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले किए थे अपना लोग पद के आधार पे, किसके आधार पे किए थे, पहला किए थे गुरुजी किसके आधार पे, आप कहोगे, अरे बोलो, पद के आधार पर। और दूसरा किसके आधार पे, दूसरा किए थे गुरुजी घात के आधार पे, किसके आधार पे, घात के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर, पद के आधार पे और घात के आधार पे, ठीक है सर, ठीक है। यानी बहुपद का वर्गीकरण क्या करेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन बोलो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी पद के आधार पे क्या कहेंगे, अरे बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी पद के आधार पे, और दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है सर, यानी पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो आइए गुरुजी समझने का प्रयास करते हैं पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो बहुपद का वर्गीकरण करना है आपको, ठीक ना। तो पहला किसके आधार पे, पद, और दूसरा किसके आधार पे, घात। तो भैया सुनो, सबसे पहला आपको एकदम ध्यान से समझना है गुरुजी। देखिए हम जैसे यहां लिखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखे हैं गुरुजी, हम लिखे हैं ax प्लस का क्या b,
ठीक है सर। चलिए एकदम ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है पहले, ठीक है सर। हाँ जैसे हम लिखे मान लीजिए यहां पे x, तो x लिखे हैं तो इसमें कितना पद है, आप कहोगे सिर्फ एक पद है। तो जब एक पद होता है उसको कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी। यानी एक पद हो, क्या बोले गुरुजी? जब एक पद हो तो क्या कहेंगे? एक पदी। चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे t हो। सुनो मेरे भैया, जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक पद नहीं बदलेगा। याद रखना है, गुना और भागा में पद नहीं बदलता है। पद कब बदलता है, टर्म कब बदलता है? जब आपका प्लस और माइनस का चिन्ह आता है। तो भैया मेरे देखो यहां पे x है, y है, z है, चाहे आपको इसे लिखा हुआ है a b c, तो गुना में ये सब में कितना टर्म है? आप कहोगे एक ही टर्म है। तो जब एक पद हो तो क्या कहेंगे? एक पदी। ठीक है सर, ओके सर, ध्यान से देखना है। अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे a प्लस बी, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई। तो आप देखो कितना पद है, आप कहोगे दो पद है। ठीक है सर, जब दो पद हो तो क्या कहते हैं? द्विपदी। क्या कहते हैं गुरुजी? द्विपदी। एकदम ध्यान से, जब तीन पद हो a b c, चाहे ऐसा हो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, भैया पद कितना है? तीन। तो आप तीन पद है तो क्या कहेंगे? त्रिपदी। क्या कहेंगे? त्रिपदी। क्लियर है गुरुजी? बिल्कुल सर क्लियर है, सिंपल। आपको क्या बताए? एक पद हो तो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी, और तीन पद हो तो त्रिपदी। क्लियर है गुरुजी? याद रहेगा? तो ये हो गया पद के आधार पे। ओके ओके सर। अब आइए घात के आधार पे। ठीक है सर, ये किसके आधार पे था? पद के आधार पे। एक पद हो तो एक पदी, द्विपद हो तो द्विपदी, तीन पद हो तो त्रिपदी। अच्छा सर, n पद हो तो क्या कहेंगे गुरुजी? अंतिम में मान लीजिए अगर कोई पूछ लिया आपको कि किसी बहुपद में n पद है तो क्या कहेंगे? n पदी। सिंपल है सर, क्या कहेंगे? n पदी बहुपद। 100 पद है तो 100 पदी वाला बहुपद। 2000 पद है तो 2000 टर्म वाला बहुपद। ठीक ना? यस सर। अब आइए डिग्री पे बात करते हैं। देखिए, जब घात एक हो, क्या बोले गुरुजी? जब घात कितना हो? एक हो। तो जब घात एक हो तो भैया उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं मेरे भैया? उसको कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? लीनियर, यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। घात एक हो तो क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है सर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, ax प्लस बी। तो भैया मेरे देखो, इस पे डिग्री कितना है? आप कहोगे एक है सर। तो घात एक है तो क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। घात अगर दो हो जाए तो घात दो हो तो क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। एकदम ध्यान से समझना है, द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद। घात अगर दो हो तो क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। याद रहेगा गुरुजी? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ओके सर। उसी तरह से मेरे भैया घात अगर तीन हो जाए तो, घात अगर कितना हो जाए? तीन हो जाए, इसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? अरे बोल लो, त्रिघाती बहुपद। घात तीन हो तो क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्लियर है गुरुजी? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। तो भैया सुनो, घात एक हो तो रैखिक, घात दो हो तो द्विघाती, घात तीन हो तो त्रिघाती, घात चार हो तो क्या कहेंगे? चतुर्घाती। क्लियर है? भैया सुनो, पद के आधार पे पूछे तो घात से कोई मतलब नहीं है, घात के आधार पे पूछे तो पद से कोई मतलब नहीं है। भैया इसमें घात एक है तो सिर्फ इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर पद पूछता तो दो पद है तो द्विपदी कहते। ठीक ना? घात दो है तो द्विघाती कहेंगे, घात तीन है तो त्रिघाती कहेंगे। ठीक है सर? तो ये हुआ घात के आधार पे, ये हुआ आपका पद के आधार पे। ठीक है? एक और होता है चौथा, देखिएगा, चतुर्थ घाती। क्या होता है गुरुजी? चतुर्थ घाती बहुपद। तो भैया आप समझ गए होंगे क्या गुरुजी? घात चार हो, घात क्या हो? आप कहोगे गुरुजी अगर घात चार हो तो क्या कहेंगे? चतुर्घाती। क्लियर है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे, p ऑफ x बराबर, अरे बोल लो, ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस का dx और प्लस का e। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? चतुर्घाती बहुपद का। यानी आपको देखना है चर पे मैक्सिमम कितना डिग्री है वही डिसाइड करेगा घात। अगर चर पे मैक्सिमम डिग्री कितना है? चार है तो ये चतुर्घाती। अगर मैक्सिमम डिग्री तीन होता तो त्रिघाती। यानी पूरा बहुपद में सबसे चर पे जो अधिकतम मान होगा गुरुजी वही क्या कहलाएगा?
कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है। एक घात है तो एक घाती, दो है तो दो घाती, तीन है तो त्रिघाती, एक घात वाला को रैखिक भी कहते हैं। तो घात से पद को कोई मतलब नहीं है, अब पद से घात को कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जा भैया। यस सर, चलिए बहुत अच्छा मेरे भैया। अब आइए गुरुजी थोड़ा सा संबंध समझते हैं ध्यान से। अगला पॉइंट आएगा बहुपद का मान। क्या आएगा गुरुजी? बहुपद का मान। इस पे भी सवाल खतरनाक बनता है। बहुपद का मान, ठीक है सर। देखिए क्या है गुरुजी, आपके पास पी ऑफ एक्स कोई दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको पूछेगा x बराबर अल्फा पे इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, जिस पे मान पूछे उस मान को यहां पुट कर दो। पी ऑफ किस पे पूछा? अल्फा पे, तो अल्फा पुट कर दो। तो क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर सॉल्व कर देना बस, a इंटू अल्फा प्लस का क्या c। इस सॉल्व करके जो मान आएगा वही क्या होगा? पी ऑफ अल्फा का मान होगा। ओके सर, क्लियर है? यस गुरुजी, ये हो गया बहुपद का मान। अगला हेडिंग होता है गुरुजी बहुपद का शून्यक। क्या होता है अगला हेडिंग? बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या कहता है सर? तो मान लीजिए पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मान लीजिए इसका हमको शून्यक निकालना है, तो मान लीजिए एक्स बराबर अल्फा पे इसका मान निकाले, ठीक है सर। एक्स बराबर अल्फा अगर हम इसमें रखे, अगर ये पूरी इस मान को क्या कर दे? जीरो कर दे, तो गुरुजी अगर पी ऑफ अल्फा डालने के बाद ये पूरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो एक्स बराबर अल्फा क्या कहलाएगा? शून्यक। क्या कहलाएगा गुरुजी? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ओके सर, यानी बहुपद का शून्यक कहता है कि जिस वैल्यू पे आप मान निकाले हैं, अगर वो मान इसमें डालने पर बहुपद को जीरो कर दे तो वही उसका क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। ठीक है सर, एक बात नोट में याद रखिएगा। क्या सर? जितना घात वाला बहुपद होगा, जितना घात वाला बहुपद होगा उस बहुपद का, जितना घात वाला बहुपद होगा उस बहुपद का उतना संख्या, उस बहुपद का उतना संख्या में शून्यक होगा। क्या बोल दिए सर? हाँ भाई, जितना डिग्री होगा उतना क्या होगा? शून्यक होगा। यानी क्या बोले नोट में? नोट में आपको हम बोले क्या? सुनिए, जितना घात वाला बहुपद होगा उस बहुपद का उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। अब हम आपसे पूछते हैं, जैसे देखिए आपका रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद, या ऐसे लिख के बताते हैं। यहां आपका बहुपद है, अरे बोलो, ठीक है। यहां मानक रूप है बहुपद का, यहां क्या है? उसका शून्यक है। एकदम जैसे बता रहे हैं धुआं धुआं हो जाएगा सर। ओके गुरुजी, अब आइए यहां पे, जैसे बहुपद लिए हम रैखिक। क्या बहुपद लिए? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद लिए? रैखिक, जिसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। तो मानक रूप क्या होगा? आपको ए एक्स प्लस बी। तो भैया इस पे मैक्सिमम घात कितना है? एक है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा? एक, यानी एगो अल्फा। ठीक है सर, ध्यान से सुनो। जैसे द्विघाती बहुपद है। क्या है गुरुजी? द्विघाती है, यानी क्वाड्रेटिक बहुपद है। क्या है गुरुजी? अरे बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैक्सिमम डिग्री कितना है? दो है, तो इसका शून्यक भी क्या होगा? दो, एगो अल्फा एगो बीटा। मजा आ रहा है गुरुजी? अरे बोलो ना। जैसे त्रिघाती है। क्या है गुरुजी? त्रिघाती है, यानी क्यूबिक। क्या कहते गुरुजी? क्यूबिक है। तो भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? आप कहोगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। तो भैया मैक्सिमम डिग्री कितना है? तीन है, तो शून्यक भी क्या होगा? तीन को। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। यानी जितना घात होगा, वही नोट लिखा है, जितना घात वाला बहुपद होगा, जितना घात वाला बहुपद होगा उस बहुपद का उतना संख्या में क्या होगा? शून्यक होगा। एक घात वाला है तो एक शून्यक, दो घात वाला है तो दो शून्यक, तीन घात वाला है तो तीन शून्यक। सर नहीं, इधर सुनिए, अगर चतुर्थघाती है तो क्या दिक्कत है? अगर चतुर्थघाती है तो शर्मा जाएंगे क्या?
कहते हैं इंग्लिश में बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सर, तो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई। तो भैया इसका शून्यक भी क्या होगा, 4 को। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना। तो भैया आपको ये नोट हमेशा याद रखना है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रैखिक बहुपद है तो काय गो शून्यक, द्विघाती बहुपद है तो काय गो शून्यक, त्रिघाती बहुपद है तो काय गो शून्यक, चतुर्घाती बहुपद है तो काय गो शून्यक। रामबाण है, इस पेज से आपका 1 मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब प्यारा सा अगला हेडिंग बनता है क्या, बहुपद और शून्यकों, बहुपद और शून्यकों में संबंध, ठीक ना। बहुपद और शून्यकों में संबंध। भैया यहां से आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड पोलिनोमियल, बहुपद और शून्यकों में संबंध। तो पहला सुनो, आपका पहला हम लेते हैं रैखिक बहुपद। क्या लेते हैं गुरुजी, रैखिक बहुपद। एकदम गंभीरता पूर्वक सुनो। तो सुनो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका शून्यक निकालेंगे तो इसी को इक्वेट कर दो 0 से। तो ए एक्स का मान कितना आया, माइनस बी, तो एक्स का मान क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो भैया मेरे सबसे पहले बताओ, रैखिक बहुपद है तो अभी आपको बताए घात कितना होगा, 1, घात होगा 1। तो शून्यक कितना होगा, आपको शून्यक भी होगा 1, अभी बताए हैं। घात 1 तो शून्यक भी 1। तो देखो, अगर आपको ये पी ऑफ एक्स कोई दिया है, ठीक है, कहेगा इसका शून्यक निकालिए, तो कुछ नहीं, जो पी ऑफ एक्स दिया है उसी को इक्वेट कर दिए 0 से, यानी ए एक्स प्लस बी को इक्वेट कर दिए 0 से। तो ए एक्स का वैल्यू कितना हुआ, माइनस बी, एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस बी बाई ए। तो भैया मेरे रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो आप इसको भाषा में कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, यानी शून्यक यानी एक्स बराबर बी आपका क्या है, आप कहोगे अचर पद, तो माइनस का अचर पद कांस्टेंट, माइनस का अचर पद, अब बटा ए क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अरे बोलो यस सर, ओके सर, ओके सर। तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, आप कहोगे 1, क्यों, घात 1 होता है। उसका शून्यक कैसे निकालेंगे भाषा में, तो माइनस अचर पद, बोलो भैया माइनस अचर पद बटा क्या, एक्स का गुणांक। गुणांक क्या होता है, तो चर के साथ जो गुणा में होता है उसी को गुणांक कहते हैं। ओके सर, क्लियर है। उसी तरह से आइए द्विघाती बहुपद में देख लेते हैं। द्विघाती बहुपद सबसे ज्यादा यहीं से बनता है, द्विघाती बहुपद से। तो बताओ भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, आप कहोगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, आप कहोगे 0। मानते हो बात को, यस सर। कंडीशन, अच्छा बहुपद है ना, बिल्कुल, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी होगा, ठीक है सर। तो भैया बताओ इसमें पहले घात कितना है, आप कहोगे इसका घात 2 है, तो घात 2 है तो शून्यक भी क्या होगा, आप कहोगे 2 सर। घात 2 तो शून्यक भी क्या 2, ठीक है सर। तो इसमें संबंध होता है मेरे भैया, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, आप कहोगे माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फिर उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप कहोगे सी बाई ए, ठीक है सर। तो आपको द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होगा, 2 घात होगा, तो उसका रिलेशन याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है सर। एक बात और यहां से याद रखिएगा, जब शून्यकों का योग और गुणनफल, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो क्या बोले गुरुजी, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघाती बहुपद कैसे निकालेंगे, तो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा एक्स, अलग ले हाथ क्या होगा, अल्फा बीटा।
तो मेरे भैया याद रखेंगे, जब आपको शून्यकों का और गुणनफल दिया हो तो गुरुजी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है? अल्फा बीटा। तो गुरुजी देखिए, जब आपको द्विघात बहुपद दिया हो तो आप अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। उल्टा जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो आप द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, आइए गुरुजी त्रिघात बहुपद पे। भैया ई क्लास करने के बाद ना आपको कोई समस्या ही नहीं होगा। क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही याद होना चाहिए त्रिघात बहुपद का। अब तक तो याद भी हो गया होगा। पी ऑफ एक्स बराबर गुरुजी क्या होगा? आप कहोगे ए एक्स क्यू प्लस क्या होगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? सी एक्स प्लस क्या होगा? डी। मानते हो बात को? यस सर। उसके बाद आपको बताए थे इसमें घात कितना है? आप कहोगे गुरुजी घात है 3। तो बताओ भैया शून्यक कितना होगा? ओ माय गॉड सर क्या पूछ रहे हो, शून्यक भी 3 होगा। ठीक है सर। अब यहां से आपको रिलेशन याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? आप कहोगे माइनस बी बाई। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर शून्यकों का 2 गुणनफल, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा? आप कहोगे सी बाई। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर अल्फा बीटा गामा क्या होगा गुरुजी? अरे बोल लो, अल्फा बीटा गामा क्या होगा? आप कहोगे माइनस डी बाई। तो भैया मेरे आज के बाद आपको अगर त्रिघाती बहुपद दे तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, भैया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, और तीसरा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। याद रखना पड़ेगा। सर क्या ऐसा हो सकता है क्या हमको ये तीनों को दिया हो त्रिघात बहुपद पूछे? हाँ हो सकता है ना? गुरुजी फिर लिखेंगे जब शून्यकों का योगफल गुणनफल, जब शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हो तो त्रिघाती बहुपद क्या होगा सर जी? तब आपको याद रखना है पी ऑफ एक्स बराबर होगा मेरे भैया, बोलो जल्दी से, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, लगले हाथ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहां अल्फा बीटा, बोलो बीटा गामा गामा अल्फा ठीक है इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, अब माइनस क्या? अल्फा बीटा गामा। हो गया सर। जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये दिया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का ये सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या गुरुजी? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर समीकरण पूछे तो कुछ नहीं, बराबर 0 कर देना है। ओके यस सर। तो भैया मेरे आपका बहुपद भी क्या हुआ? कंप्लीट समाप्त हो गया। ठीक है सर, देख लो ये सब बता ही है कि बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बताओ? सी बाई। क्लियर है गुरुजी? ये सब आपको बता ही दिए थे। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। कहां पे गुरुजी? चैप्टर 3 पे। क्या है चैप्टर 3? तो चैप्टर 3 है मेरे भैया क्या, आप बताओ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है सर, तो सबसे पहले इसका मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन रूप? मानक रूप। एकदम मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो
तो अगर कहीं आपको दिखाई दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो भैया यही क्या रिप्रेजेंट करता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोले गुरुजी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तो यही रिप्रेजेंट करता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है सर। आप उसके बाद याद रखेंगे कंडीशन ए बी नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा ए बी एंड सी बिलोंग्स टू कैसा नंबर? रियल नंबर। भैया याद रखिएगा क्या हो गुरुजी? एग्जांपल और ले लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर होना चाहिए x और y। जैसे मान लो ऐसा भी लिखा हो x प्लस वाई बराबर 5, ये भी है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक ना? तो कहीं अगर आपको दिखाई दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यही गुरुजी क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। याद रहेगा गुरुजी? यस सर। अब यहां से दो समीकरण लेते हैं। a1x b1y c1 बराबर 0, दूसरा a2x b2y c2 बराबर 0। ये हुआ पहला समीकरण, ये हुआ दूसरा समीकरण। अब यहां से इसका हल जो निकलता है गुरुजी, अब जानेंगे पहला हल। ठीक है। अब इसका हल यहां से तीन टाइप का निकलता है। ठीक है। पहला लिखेंगे गुरुजी अद्वितीय हल। पहला क्या होगा? पहला होगा गुरुजी आपका अद्वितीय हल, जिसको क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं गुरुजी? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। गुरुजी ये क्या कहता है अद्वितीय हल? ये कहता है, सुनिए, सबसे पहले अद्वितीय हल कैसे पहचानेंगे? अगर a1 बाय a2, ठीक है सर, बराबर नहीं हो किसके? आप कहोगे b1 बाय b2 का, तो गुरुजी ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा अद्वितीय हल का कंडीशन। याद रखेंगे गुरुजी। इसमें अगर ग्राफ पूछे तो कैसा होता है? आप कहोगे प्रतिच्छेदी। कैसा होता है गुरुजी? इसमें ग्राफ क्या होता है आपका? प्रतिच्छेदी होता है, यानी इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपसे युग्म पूछे तो गुरुजी आपको याद रखना है युग्म कैसा होता है? आप कहोगे संगत होता है। कैसा होता है? युग्म कैसा होता है? संगत। तो भैया मेरे तीन क्वेश्चन बनेगा इससे। सबसे पहला हल कैसा है? अद्वितीय है। कंडीशन क्या याद रखेंगे? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ठीक है सर। युग्म कैसा होगा? संगत। किसका? अद्वितीय हल का। ठीक है सर। चलिए दूसरा होता है मेरे भाई अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये क्या कहता है सर? ये कहता है गुरुजी अगर a1 बाय a2 उसी से बराबर हो किसका? b1 बाय b2, अब बराबर हो किसका? c1 बाय c2 का, तो गुरुजी ये क्या होता है? अनंत हल होता है। यानी अगर a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के, अब बराबर हो c1 बाय c2 के, तो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर इसका गुरुजी ग्राफ पूछे, क्या पूछे? ग्राफ, तो बोलना है इसका ग्राफ होता है समपाती, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा रहता है। अगर इसका युग्म पूछे तो इसका भी युग्म कैसा होता है? आप कहोगे संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। तो भैया ये सब धासु क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर। तीसरा है कोई हल नहीं। तीसरा क्या है गुरुजी? कोई हल नहीं, यानी कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते गुरुजी? नो सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है सर? यानी कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। सुनो, अगर आपको दिखाई दे क्या a1 बाय a2 बराबर क्या दिखाई दे? b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू आप कहोगे c1 बाय c2, तो क्या होता है गुरुजी? कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। इसका अगर ग्राफ पूछे, इसका ग्राफ होता है समांतर। कैसा होता है? पैरेलल। याद रहेगा गुरुजी। इसका अगर युग्म पूछे, इसका युग्म कैसा होता है? आप कहोगे असंगत। कैसा होता है गुरुजी? असंगत। याद रहेगा। यानी कोई हल नहीं, यानी तीसरा का ये हुआ। नो सॉल्यूशन का क्या होता कंडीशन? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल, यानी समांतर। युग्म कैसा होगा? असंगत। ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो यही आपका हो गया किसका? तीसरा चैप्टर का। देख लीजिए, देख लीजिए गुरुजी।
सबसे पहले आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 जीरो रहेगा, a2x b2y c2 जीरो रहेगा। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो कैसा ग्राफ होगा? प्रतिच्छेदी। केवल एक हल होगा जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। युग्म कैसा होगा? संगत। संगत को अविरोधी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू क्या हो? c1 बाई c2 तो कैसा होगा? रेखा समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा। युग्म कैसा होगा? असंगत। ठीक है सर? अरे बोलो। तीसरा बात देख लो, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो रेखा कैसा होगा? संपाती। अपरिमित रूप से अनेक हल। युग्म कैसा होगा? संगत, जिसको आश्रित भी बोलते हैं। ठीक है? वज्र गुणन विधि सॉल्व करने का टोटल क्या को मेथड बताए हैं? 3 गो, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि, चौथा ग्राफिकल मेथड। तो भैया मेरे इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं लेक्चर में, आप देख सकते हैं वन शॉट में रखा हुआ है। ठीक है सर? अरे बोल लो। नो प्रॉब्लम गुरुजी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं द्विघात समीकरण। कहां गुरुजी? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर? चलिए एक सेकंड बाबू, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है? आगे बढ़े या आगे बढ़े? चलिए द्विघात समीकरण, चलिए देख लेते हैं द्विघात समीकरण को। तो सबसे पहले इसका रखेंगे याद मानक रूप। क्या याद रखेंगे? मानक रूप। मानक रूप तो क्या होता मानक रूप गुरुजी? अगर कहीं दिखाई दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। गुरुजी क्या दिखाई दे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो गुरुजी ये क्या होगा? द्विघात समीकरण। क्या होगा गुरुजी? द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर? ए बी सी बिलोंग्स टू कैसा नंबर? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू कैसा नंबर? रियल नंबर। तो गुरुजी आपका ये क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा गुरुजी? द्विघात समीकरण। ठीक है सर? तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का टोटल 3 विधि बताए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान से देखिएगा, द्विघाती सूत्र। क्या इंपॉर्टेंट है गुरुजी? आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरुजी द्विघाती सूत्र। ठीक ना? गुणनखंड विधि बता दिए हैं, पूर्ण वर्ग विधि बता दिए हैं, द्विघाती सूत्र। कोई पूछे द्विघाती सूत्र क्या होता है तो आपको जवाब देना है क्या होता है गुरुजी? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे का क्या होता है? 2a। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे तो इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं गुरुजी? द्विघाती सूत्र। क्या होता है गुरुजी? बताओ जल्दी से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है सर? आप याद रखेंगे यहां पे। ठीक है सर? आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे अगला एक टॉपिक होता है मूलों की प्रकृति। क्या होता है गुरुजी? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं गुरुजी? नेचर ऑफ रूट्स। बिल्कुल भैया, आपको अगर टॉपर बनना है
तो भाई मेरे बस आपको जितना बता रहे उतना याद रखना है। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है गुरुजी? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। याद रहेगा गुरुजी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। गुरुजी डी क्या बताता है? मूलों की प्रकृति। इस डी को क्या कहते हैं? विवेचक। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक कहते हैं। ठीक है सर। तो कोई पूछेगा मूलों की प्रकृति कौन बताता है? आप कहोगे डी। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कैसे बताता है? इधर देखिए, अगर डी का मान सॉल्व किए, जीरो से क्या आ गया? बड़ा। तो डी का मान जीरो से बड़ा, तो आप कहोगे मूल जो होगा, मूल क्या होगा? यानी मूल जो होगा वो होगा वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक। और क्या होगा? समान, असमान। क्या होगा? अनइक्वल। मूल जो होगा क्या होगा? वास्तविक। और क्या होगा? असमान। दूसरा, अगर डी बराबर क्या आ जाए? जीरो, तो आप याद रखेंगे मूल जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक। और क्या होगा? समान। ठीक है सर। अब तीसरा भैया, अगर डी निगेटिव आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या कहेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है सर। तो भैया मेरे डी क्या बताता है? मूलों की प्रकृति। तो ये तीनों बात आप याद रखेंगे। ठीक है सर। द्विघात समीकरण में बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है गुरुजी। ठीक है। क्या होता है? डी अगर जीरो से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान, डी बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक और समान, डी लेस देन जीरो हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है सर। देख लीजिए आपके सामने सब लिखा हुआ होगा, देख लो। द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता भैया? आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। कंडीशन ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी सी बिलोंग्स टू कैसा नंबर? आप कहोगे रियल नंबर। ठीक है सर। आपको विवेकतर या विवेचक का सूत्र डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर। द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। डी अगर जीरो हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? समान। डी ग्रेटर देन जीरो तो मूल क्या हो गए? वास्तविक और असमान। डी लेस देन जीरो हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है सर। ओके। यस सर। सारा नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। चलिए गुरुजी अब चलते हैं द्विघात समीकरण पे। बिल्कुल भैया टेलीग्राम पे सारा नोट्स आप लोग को मिलेगा। अगला है गुरुजी अब द्विघात समीकरण के बाद क्या है? समांतर श्रेणी। जिसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं गुरुजी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आपको इसमें हम बताए थे एपी पहचानने के लिए। तो एपी पहचानने के लिए क्या निकालते थे? आप कहोगे सारबंतर। गुरुजी अगर सारबंतर समान हो 3 बार, सारबंतर कितना बार समान हो? किसे दिखाते थे? डी से। यानी कॉमन डिफरेंस अगर 3 बार समान हो तो क्या कहते हैं? एपी। कितना बार चेक करते थे? आप कहोगे 3 बार। ठीक है सर। सारबंतर डी समान हो 3 बार तो क्या कहेंगे? एपी में है। कैसे निकालते थे? तो सेकेंड टर्म माइनस का क्या? फर्स्ट टर्म। सबसे पहले इसमें छोटा डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता भैया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक ना? याद रखें गुरुजी, छोटा डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी सारबंतर। बड़ा डी का मतलब क्या होता था? विवेचक। द्विघाती सूत्र में बड़ा डी, एपी में छोटा डी। तो डी का मतलब होता है विवेचक, सॉरी इस डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं सारबंतर। तो डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर सिर्फ एपी चेक करने बोले तो अब तो एक बार कहे कि एपी सॉरी बाबू, अगर बोले एपी है या नहीं है चेक करने तो 3 बार निकालेंगे। 3 बार समान आ गया तो एपी में है। अगर बोलेगा एपी में है तब डी ज्ञात करो, तब एक बार। ठीक है। उसके बाद आपको हम बताए थे दूसरा पॉइंट,
अरे भाई इसको क्या हुआ, हाँ दूसरा पॉइंट बताए थे, ए एन को कैसे लिखते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, याद आया गुरुजी। एन टर्म के लिए फॉर्मूला दिए थे, बताओ मेरे भैया एन टर्म के लिए क्या दिए थे फॉर्मूला, तो एन टर्म के लिए फॉर्मूला दिए थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, याद आया। ए एन क्या होता था, आप कहोगे अंतिम पद, ठीक है। ए क्या होता था, आप कहोगे प्रथम पद, अरे बोलो, ठीक है सर। डी क्या होता था, सार्वंतर। एन क्या होता था, पदों की संख्या। एन क्या होता है, पदों की संख्या, याद रहेगा गुरुजी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है सर। ए एन क्या होता है, अंतिम पद, ए क्या होता है, प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, एन होता है पदों की संख्या। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, यस सर। उसी में अगर आपको अंतिम पद से पूछे, अंतिम पद से यानी लास्ट टर्म से, तो भैया देखिएगा समझदार बच्चे गलती ना करते हैं, तब आपको याद रखना है अंतिम पद से फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू का डी। अंतिम पद से क्या होता है, आप कहोगे एल माइनस एन माइनस वन इंटू का क्या होता है, डी होता है। अरे याद रहेगा गुरुजी, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको हम बताए थे, क्या बताए थे गुरुजी, ध्यान से सुनिएगा। अगर ए बी और सी तीन टर्म किसमें हो, एपी में हो, अगर ए बी सी तीन टर्म एपी में हो तो बी बराबर क्या बताए थे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है, बी बराबर होता है ए प्लस सी बाई टू, याद आया गुरुजी। जिसको हम क्या कहते थे, समांतर माध्य, बी को क्या कहते थे, समांतर माध्य। तो ए बी सी अगर एपी में हो तो बी बराबर क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस सी बाय टू, ठीक है सर। अंतिम कंसेप्ट था गुरुजी इसमें एन पदों का योग, क्या था गुरुजी, एन पदों का योग यानी सम ऑफ एन टर्म, याद आया। तो ये क्या होता गुरुजी, एन पदों का योग, तो ये होता था एस एन बराबर एन बाई टू, याद करो, टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू का क्या होता है डी। भैया मेरे एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, याद रहेगा गुरुजी। यहां से आपको याद रखना है एगो और इसी का चचेरा भाई, एस एन बराबर होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद रहेगा गुरुजी। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस का क्या, लास्ट टर्म, ठीक है सर। देखो एस एन क्या होता है, पदों का योग, क्या होता है, पदों का योग, ठीक है सर। एन क्या होता है, पदों की संख्या, एन क्या होता है, पदों का संख्या या पदों की संख्या। ए क्या होता है, प्रथम पद, जहां जहां ए है वहां वहां होगा ए प्रथम पद। डी क्या होता है, आप कहोगे सार्वंतर, डी क्या होगा भैया, आप कहोगे सार्वंतर। ओके सर, एस एन हो गया, एन हो गया, ए हो गया। ए एन क्या होता है, अंतिम पद, ए एन को एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म या अंतिम पद, अंतिम पद। तो भैया आपका एपी भी यहां पे क्या होगा, धुआं धुआं हो गया, ठीक है सर। देख लो तुम्हारे सामने एपी का कंसेप्ट, देखिए। चलिए तो चैप्टर 5 में मेरे भाई सबसे पहला आपको याद रखना है एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, बता दिए। एन पदों का योग हो तो क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन एन इंटू डी, बता दिए। आपको अगला बात एगो और फॉर्मूला होता है इसका, बतेबे कि एस एन बराबर एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एल है। नोट ए क्या होता है, प्रथम पद, डी क्या होता है, ये स्मॉल डी, डी क्या होता है, सार्वंतर, एल क्या होता है, अंतिम पद, ए एन क्या होता है, एनवा पद, एस एन क्या होता है, पदों का योग, ठीक है सर। याद रहेगा इतना बात, ओके सर। चल जाते हैं त्रिभुज पे, ठीक है। त्रिभुज में मेरे भैया आपको जो भी है वो थ्योरम ही है, रिजल्ट ही है, तो उसको हम आगे स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गुरुजी निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है सर, आइए सर। तो अगला प्यारा सा हेडिंग मारिए, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री। आइए गुरुजी ध्यान से समझते हैं। देखो भैया, यहां से भी क्वेश्चन धांसू रहता है एकदम मेरे भाई, एक लिए ध्यान से सुनिए। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको बताए थे इस तरह से दो रेखा होगा, याद आया? एगो एक्स, एगो क्या होगा माइनस एक्स, एगो होगा वाई, एगो क्या होगा माइनस वाई। जहां पे एक्स और वाई कटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं भैया? उसको क्या कहते हैं? आप कहोगे मूल बिंदु कहते हैं। अरे बोलो। ठीक है सर। उसके बाद ऑरिजिन, ये क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश। ये क्या हो गया? दूसरा चतुर्थांश। ये क्या हो गया? तीसरा। ये क्या हो गया? आप हो गए चौथा। याद आया गुरुजी? प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस। फोर्थ में क्या होता है? प्लस कोमा माइनस। इस चारों को कहते हैं चतुर्थांश। कई बार पूछा है, क्या कहते हैं? अरे बोलो। चतुर्थांश। क्या कहते गुरुजी? चतुर्थांश। कितना चतुर्थांश है? 4। तो सबसे पहले बात याद रखना है, P यहां लिखा हुआ x, यहां लिखा हुआ y। तो x को कहते हैं भुज, x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। एबसीसा, ठीक है सर। y को कहते हैं कोटि, y को क्या कहते हैं? कोटि, यानी ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं गुरुजी? ऑर्डिनेट। याद रहेगा, हमेशा सबसे पहले किसको लिखा जाता है? भुज को। उसके बाद किसको लिखा जाता है? कोटि को। अरे बोलो। यस सर। जैसे P है 4,5, तो बताओ भैया x का मान आप कहोगे 4, y का मान आप कहोगे 5। तो हमेशा पहले भुज को, उसके बाद कोटि को। ठीक है सर। चलिए, आपको एक बात और याद रखना है, नोट में जब भी बोले x अक्ष, जब भी क्या बोले? x अक्ष, तो भैया x अक्ष जब भी बोले तो ये क्या होगा? x तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0। जब भी बोले x अक्ष तो x तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0। जब भी बोले y अक्ष, क्या बोले? y अक्ष, तो भैया क्या होगा? y तो होगा लेकिन x 0। यानी x अक्ष पे y का सभी मान शून्य होता है, y अक्ष पे x का सभी मान शून्य होता है। ठीक है सर। तो सबसे प्यारा इसमें हेडिंग होता है दूरी सूत्र। सबसे पहला सवाल आपका कहां बनता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। प्रूफ आपको हम लेक्चर में कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। दूरी सूत्र यानी क्या होता है? ए कोऑर्डिनेट है, ये बी है। तो ए दिया है x1, y1, बी दिया है गुरुजी आपके पास x2, y2। इस ए बी का डिस्टेंस पूछा है तो कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपको ए से बी का दूरी निकालना हो तो दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या होगा गुरुजी? रूट अंडर, ऐसे याद रखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगले हाथ क्या होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके सर। तो दूरी सूत्र ये होता है, क्या होता है गुरुजी? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रहेगा गुरुजी? आपको एक बात नोट में हम बताते हैं, जब भी पूछे मूल बिंदु से दूरी, किससे गुरुजी? जब भी पूछे मूल बिंदु से दूरी, तो आपको याद रखना है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी पूछे तो याद रखिएगा रूट अंडर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा मूल बिंदु से दूरी, कहा है कि एक कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0 0, तो सिंपल याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर। दूसरा होता है इसमें विभाजन सूत्र। क्या होता है गुरुजी? मूल बिंदु से पहले एक चीज और होता है, संरेखी बिंदु। क्या होता है? संरेखी बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स। सुनो, तो कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट क्या कहता है? सुनिए, आपके पास 3 बिंदु है, कम से कम 3 बिंदु होना ही चाहिए। ठीक है सर। क्या क्या गुरुजी है? तो आपके पास ए है, बी है और क्या है? सी है। ए का निर्देशांक क्या है? x1, y1 मान लेते हैं। बी का क्या है? आप कहोगे x2, y2। सी का क्या है? मान लेते हैं x3, y3। ठीक है सर। तो निर्देशांक में सुनिए ध्यान से,
जब भी ये संरेख होगा तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, ए से लेके बी तक का दूरी, ए से बी तक का दूरी प्लस बी से लेके सी तक का दूरी, बी से लेके सी तक का दूरी अगर बराबर हो जाए किसका, ए से लेके सी तक का दूरी का, भैया दो छोटका का दूरी बराबर हो जाए किसका, ये तीसरा वाला दूरी का, तो हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे बिंदु, अरे बोलो, ए बी एंड सी क्या है, संरेखी है। तब बिंदु ए बी सी क्या है, आप कहोगे संरेखी है, अन्यथा नहीं है। यानी ये दोनों छोटका दूरी अगर बढ़का के बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे, संरेखी है, अन्यथा नहीं है। ठीक है सर। अगला आता है विभाजन सूत्र। अगला क्या आता गुरुजी, अगला आता भैया विभाजन सूत्र। चलिए यहां देख लीजिए। हाँ ही गुरुजी बताओ, सबसे पहले दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से पूछे तो बता ही दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु, अब सुनो यहां से सबसे पहले विभाजन सूत्र समझो। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है सर। फिर क्या होगा, my1 प्लस my2। ठीक है, m1y2 प्लस क्या होगा m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसी का अगर मध्य बिंदु लेंगे बीच में होगा तो सिंपल x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है सर। भैया तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रिक बतेबे किए थे 23 31 12, याद है 23 31 12, इसी पे बैठ के निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आइए हम करवा देते फिर भी। चलिए देखिए विभाजन सूत्र, ठीक है सर। देखिए ये क्या कहता है आपको, इस तरह से क्या होगा, एक्स और वाई निर्देशांक दिया रहेगा। अरे बोलो, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। इस तरह से ये बिंदु दिया है। ठीक है गुरुजी, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। इस ए बी के कहीं भी, जरूरी नहीं कि बीच में, कहीं भी पी है एक्स वाई, जो ए बी को क्या कर रहा है, m रेशियो n या m1 रेशियो n2 जो लिख सकते हैं। a का है x1 कोमा क्या y1, अब b का कोऑर्डिनेट है x2 कोमा क्या y2। तो जब भी कहेगा विभाजन तो भाई दो टाइप का होता है, एक होता है अंतः, एक होता है y। तो अपना लोग जो बात करेंगे वो अंतः का करेंगे। किसका बात करेंगे, अंतः। अपना लोग के सिलेबस में अंतः विभाजन दिया है, यानी इंटरनल डिवीजन। तो क्या होता गुरुजी, x के लिए m को गुना करते x2 के साथ तो क्या होता है mx2, n को गुना करते x1 के साथ तो nx1, अब बटा क्या होगा m प्लस n। उसी तरह y के लिए m को y2 के साथ, n को y1 के साथ, फिर क्या होगा m प्लस n। तो ओवरऑल p का xy कोऑर्डिनेट निकलेगा, बताइए क्या, आप कहोगे mx2 प्लस nx1, अब बटा क्या होगा, आप कहोगे m प्लस n। फिर y के लिए क्या होगा my2 प्लस ny1 बटा क्या होगा, अरे बोलो, आप कहोगे m प्लस n। तो भैया मेरे ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है सर, क्लियर है गुरुजी। अगर कहेगा हुआ है विभाजन तो प्लस की जगह माइनस, अभी तक हुआ है नहीं लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगर मेरे भाई ऐसा हो जाए, कैसा, आपको एकदम ध्यान से देखो, यानी P का निर्देशांक दिया हो, P का एक्स वाई, P का एक्स वाई, P का एक्स वाई निर्देशांक दिया हो, P का एक्स वाई निर्देशांक दिया हो। जब P का एक्स वाई निर्देशांक दिया हो और अनुपात ज्ञात करना हो, अनुपात क्या करना हो, अनुपात ज्ञात करना हो, तो क्या लेते हैं, याद रखिएगा k रेशियो 1। क्या लेते हैं गुरुजी, अरे बोलो, क्या लेते हैं, k अनुपात 1। याद रहेगा, जब p x y निर्देशांक दिया हो और अनुपात ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या लेते हैं, k रेशियो 1 लेते हैं। ठीक है सर, चलिए अगला देख लीजिए मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, ध्यान से
तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है मेरे भैया? आपको ये ए है, ये क्या है? बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कोमा y1। अब बी का क्या है? आपको x2 कोमा y2। ठीक है सर। इसके पूरा बीचों बीच में कौन है? m है, पूरा बीचों बीच में, यानी m का कोऑर्डिनेट क्या है? x कोमा y। तो आपको याद रखना है इसका x निर्देशांक क्या होगा? तो x1 प्लस x2 अब बटे का होगा 2। ठीक है सर। y के लिए क्या होगा? y1 प्लस y2 अब बटे का क्या होगा? 2। तो बिल्कुल भैया आज के बाद m का यानी मध्य बिंदु का एक्स वाई कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, अरे बोलो y1 प्लस y2 बाई 2। याद रहेगा गुरुजी? आपको काहे नहीं याद रहेगा सर? आप बताएंगे याद नहीं रहेगा? बताओ। यस सर, क्लियर है गुरुजी? आगे बढ़ जाएं। अगला टॉपिक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम मेरे भाई आपको लिख के बताए हैं, सारा नोट्स मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, अरे बोलो ना, ट्रायंगल। आइए सर ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके पास प्यारा सा ट्रायंगल दिया है क्या? ये ए है, ये बी है, ये सी है। आज तक आप क्षेत्रफल कैसे निकाले हो? सर जब बेस होता है, हाइट होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं तो हीरोन्स फार्मूला से अगर हाइट नहीं पता हो तो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। ये है x1, ठीक है, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x3 y3, यानी कोऑर्डिनेट दिया है। तब कैसे निकाले सर? तो है ना आओ, तब आपको एगो ट्रिक दिए थे, क्या बोलो? 23, 31 और क्या 12, इस पे बैठा देना है। तब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या गुरुजी? आपको याद रखना है 1/2, ये लगाएंगे मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड वो चीज होता है जिसके अंदर निगेटिव का मान भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि भाई एरिया जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, आपको हम बार बार बोलते हैं। लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए अगर निगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना है। तो 1/2, ठीक है सर। ऐसे देखिए लिखने का तरीका, x y माइनस वाई, फिर क्या x y माइनस वाई, ठीक है, फिर क्या x y माइनस वाई। मानते हो बात को? यस सर। मॉड लगा दो, अब भर दो। यहां क्या लिखो? 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद क्या? 23 31 12, 23 31 12 आपके पास तैयार हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रहेगा? याद रहेगा गुरुजी? अरे बोल लो। यस सर। एक नोट याद रखना है। वो नोट क्या है गुरुजी? वो नोट ये है मेरे भैया, क्या? यदि बिंदु क्या हो? संरेखी हो। यदि बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है गुरुजी? यदि बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। अगर बिंदु क्या हो? संरेखी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। बहुत धांसू कंसेप्ट है सर। चलिए इसका एक लास्ट कंसेप्ट बता, क्या? सेंट्रोइड यानी केंद्रक। CENTRO, सेंट्रोइड, CENTROID, सेंट्रोइड। दिखाते हैं गुलशन से। अरे नहीं रे भाई, पहला लेटर जी से मेरे बच्चा। हाँ बिल्कुल सर, मेरा नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यस सर। अब ये क्या होता है गुरुजी? तो देखो आपके पास ये प्यारा सा ट्रायंगल है, तो तीनों ट्रायंगल का माध्यिका, तीनों ट्रायंगल का माध्यिका जहां मिलेगा, माध्यिका समझते हैं ना, जो इसको इक्वल भाग में बांट देगा। तो ट्रायंगल का तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलता है उसको ही क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो यहां पे मिला तो इसी को क्या कहेंगे? जी। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। तो ये a है, ये b है, ये क्या है? c है। तो a का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। b का कोऑर्डिनेट क्या है? आपको x2, y2। और c का क्या है? x3, y3। तो भैया यहां से जब भी पूछे जी का केंद्रक आपको, तो x के लिए याद रखिएगा क्या होता गुरुजी?
x1 प्लस x2 प्लस x3, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है बटे 3। y के लिए क्या होगा, आप कहोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटे क्या होगा, आप कहोगे 3। तो भैया यहां से g का xy कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बता दो क्या होगा गुरुजी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे का हो जाएगा 3। अरे बोलो ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टे का क्या हो जाएगा 3। अरे याद रहेगा गुरुजी, यस सर। अरे बोलो, नो प्रॉब्लम गुरुजी। तो आप याद रखेंगे केंद्र का ये फॉर्मूला। ओके ओके, डबल ओके सर। चलिए, चुरा के ले जा, भगा के ले जा, छुपा के ले जा यार, हो गया भाई, वही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं गुरुजी। हे देखो गुरुजी, ये सब तो आपको बिल्कुल भैया त्रिकोणमिति का हम अलग से, लगभग त्रिकोणमिति में बहुत फॉर्मूला होता है, इसलिए गुरुजी त्रिकोणमिति नहीं बताएंगे। त्रिकोणमिति का अलग से लगभग 1 घंटा का वीडियो अलग से बना दिए हैं, आप जाइएगा आपको एकदम मिल जाएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का हम नहीं बताएंगे, आपको हम बता दिए हैं, बोलो हाँ या ना। वैसे जानते हैं साइन क्या होता है, पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच, टेन होता है पी बाय बी, 3 का उल्टा देते हैं, ये सारा बता दिए हैं बिल्कुल डिटेल में, आप उसमें अलग से वीडियो देख सकते हैं। यस सर, आगे बढ़ जाएं। चलिए बहुत अच्छा, विरीत में तो भाई फॉर्मूला नहीं है, थ्योरम है। चलिए गुरुजी, अब यहां से देखिए दोनों एक ही में क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 12, तो भैया सुनो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र होता है, ये रेडियस होता है, तो गुरुजी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4, यानी 4 भाग में बांट दो, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड, भैया सुनो, ये वृत्त है, अब वृत्त को ऐसे जब काटते इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल, सुनो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, भैया सुनो, इस तरह से ये बनाएंगे, इसको जब ऐसे काटते हैं तो 2 भाग में बढ़ता है, एक लघु एक दीर्घ। तो आपसे पूछा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं, इसमें से गुरुजी ध्यान दो, इसमें से आपको करना क्या है, इसमें से ये त्रिभुज का एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस त्रिभुज का एरिया डायरेक्ट याद रखिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो भैया मेरे जब भी पूछे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है सर। दीर्घ का पूछे तो सिंपल है, पूरा बड़का में से इतना को घटा देंगे, तो 360 माइनस θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है सर। तो बिल्कुल भैया ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके गुरुजी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा r इंटू, या सिंपल आप कह सकते हैं पूरा वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर, तो आधा का क्या होगा पाई आर, क्या होगा गुरुजी पाई आर, इसको सही से लिख लो, पाई आर प्लस का क्या होगा ऐसे कर लो, सही है, पाई आर प्लस क्या 2r, ठीक है सर। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होगा θ/360 गुना क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है भाई। इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है सर, सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए तो चैप्टर 13 का देख लीजिए, बिल्कुल भाई मेरे इसमें 3D आ जाएगा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा, ठीक ना। तो आइए गुरुजी सभी फॉर्मूला को आपको क्लास में ही याद करवा देते हैं, सुनिए। घन, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो उसी को क्या कहते हैं घन। तो घन का मेरे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ए का मतलब यहां भुजा है, क्या है भुजा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का आयतन क्या होगा, आप कहोगे AQ। घन का विकर्ण क्या होगा √3a। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन किसको कहते हैं, इस तरह से बेलन होता है, ठीक ना। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप याद रखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा मेरे भैया, ध्यान से देखो 2 पाई आर, साथ में क्या होगा h प्लस आर। रुक जाओ, रुक जाइए भैया, या रुक जाइए ना, चलिए गुरुजी। हाँ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे 2 पाई आर, साथ में क्या होगा h प्लस का r।
हाँ, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 2 पाई आर एच। क्या होता है गुरुजी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है सर। बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का तो पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा गुरुजी, यस सर। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है सर। अर्धगोले का आयतन तो पूरा का होता है 4/3, तो आधा में 2 से भागा मार दो तो 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू क्या होता है एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद रहेगा ना गुरुजी। चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक को इसे पूछा नहीं जाता मेरे भाई, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई इंटू एल R1 प्लस R2 प्लस क्या पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या होता R1 इंटू R2। ठीक है सर। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है सर। जहां याद रखिएगा एल कैसे निकालते हैं एच स्क्वायर, ये क्या होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको हम फॉर्मूला को एकदम ड्राइव भी कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलिए गुरुजी, अब याद रखेंगे शंकु है यानी कोण है, तो एल कैसे निकालेंगे भैया। शंकु आइसक्रीम खाए ना आप लोग, यस सर। तो ऐसा होता है, इसमें इसको क्या कहते हैं आप, इसको एच कहते हो, इसको एल कहते हो, इसको आर कहते हो। तो भैया एल कैसे निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर, सिंपल है, पाइथागोरस लगा देना है। उसी तरह से ये तीनों बताया गया है। ठीक है सर, ओके सर। ये देख लो भैया, पूरा स्टैटिक सांख्या की पढ़ाएं आपको। माद निकालने का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एक्स आई। याद आया। एक्स आई कैसे निकालते थे, एक्स आई निकालते थे, बताओ क्या कहेंगे, ऊपरी सीमा, या ऐसे कहो एक्स आई कैसे निकालते थे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, बटे का क्या होता था बटे का 2। ट्रिक बतेबे किए थे। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या था L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। याद आया भैया। बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना क्या H। माद निकालने का टोटल 3 विधि बताए थे। कितना विधि, 3 विधि। पहला क्या था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा पग विचलन विधि, और तीसरा क्या था कल्पित माद विधि। संबंध बताए थे, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माद। क्या होता गुरुजी, बहुलक बराबर यानी माद मादिका बहुलक में संबंध बताए थे। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माद। कैसे याद रखेंगे, बहुलक बराबर देखो माध्यक में अधिक वर्ड आता है इसलिए 3 से गुना करो, और माद में कम वर्ड आता है इसलिए 2 से गुना करो। तो याद रहेगा इसे, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माद। लास्ट बचा परायिकता, जिसकी घटना संभव ना हो। देखो चैप्टर 15, तो पी ऑफ ई यानी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, कितना योग आया है, अब बटा क्या कुल प्रेक्षण यानी परीक्षणों की संख्या, डिवाइड मार दो। गुरुजी इसमें खास बात यह होता है क्या, आज तक जो भी चैप्टर पढ़े हो उसमें आपको पता नहीं है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन इसमें इतना पता है कि 1 से कम आएगा। क्या बोले गुरुजी, प्रायिकता में आंसर हमेशा याद रखिएगा क्या होगा 1 से कम आएगा। गुरुजी पी ऑफ ई मतलब संभव घटना, अब पी ऑफ ई बार या पी ऑफ ई डैश असंभव घटना, ये दोनों का योग कितना होता है, आप कहोगे 1 ही होता है। पी ऑफ ई मतलब संभव घटना जो पॉसिबल है, पी ऑफ ई डैश या पी ऑफ ई बार मतलब असंभव घटना इम्पॉसिबल, दोनों का योग हमेशा क्या होगा 1। तो भैया मेरे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है शून्य, जो कभी घटित ही नहीं होगा। आप लीडो खेल रहे हैं उसमें 10 कब आएगा भाई, जिंदगी में 10 जिंदगी भर चलोगे कभी 10 आएगा नहीं आएगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता आप कहोगे 1। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है सर, ये कुछ नहीं है भैया लड्डू है। संभव घटना की प्रायिकता आप कहोगे 1, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, ठीक है सर। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 0। अनिश्चित असंभव एक ही बात हुआ, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा 1। क्लियर है सर, सॉरी 0 ना, हाँ क्या होगा 0। क्लियर है गुरुजी, तो आप याद रखेंगे ठीक है सर। प्रायिकता में खास बात यह है सर कि आप याद रखेंगे इसका आंसर हमेशा
इसके बीच आएगा। ठीक है सर, ई यहां क्या करने आया, बिल्कुल है। ठीक है सर, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। हे भाई, अंतिम में डांस काहे करने लगता है जी? देखो भाई, यस सर, चलिए। ठीक है, चलिए। तो आपका क्या होता है, ऑल फॉर्मूला। क्या हुआ गुरुजी? ऑल फॉर्मूला कंप्लीट। चलिए, तो भैया मेरे अपना बीसीसी परिवार की तरफ से 10th क्लास के लिए सारा फॉर्मूला कंप्लीट एक वीडियो में। ठीक है, एकदम प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास तो ठोक बजा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपने से जहां तक हो सके इस क्लास को हर 10th क्लास के बच्चे तक आपको पहुंचाने का कार्य बनता है। इस क्लास का आपको हम गुरु दक्षिणा में यही मांग रहे हैं मेरे भाई कि इस क्लास को आप लोग जहां जहां 10th का बच्चा है वहां वहां पहुंचा दो। ठीक ना, यही आप लोग के लिए इस क्लास का गुरु दक्षिणा होगा, ताकि 10th में जितने भी बच्चे परीक्षा देंगे उनको इतना एहसास हो जाए कि गुरुजी का ये वीडियो हम लोग के लिए चरना अमृत की तरह काम किया। बिल्कुल मेरे भैया, आपको इसके बदले यही काम करना है कि जो भी 10th का बच्चा हो सब आदमी इस क्लास को हर बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक ना, कि बिहार का हर बच्चा इस क्लास को देख के कि गुलशन सर का सारा फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेव करके 2025 का बोर्ड का एग्जाम में धुआं धुआं कर देंगे। लव यू दोस्त, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। लव यू मेरे दोस्त, लव यू।